Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about economics for class 12th. In this video we understand about the chapter number 7 aggregate demand and aggregate supply and related concept. It is our second part. Our today's topic is aggregate demand schedule. हमारी डिमांड शेड्यूल क्या होती है हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड का सेंस क्या होता है. नॉर्मली देखिए अगर हम इससे पहले बात करें तो हमने बात किया था कि जब एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट हमेशा हम टोटल से लेते हैं. यानी टोटल का कॉन्सेप्ट क्या है कि सम मतलब जितनी भी तरह की चीज़ जो भी डिमांड हमारे यहाँ चाहे यहाँ पे जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास जो डिमांड होता है या इसको ऐसे समझिए जो डिमांड होता है हमारे पास वो दो तरीके का होता है. एक मार्केट डिमांड होता है और एक इंडिविजुअल डिमांड होता है. इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड डिफरेंसेस क्या होता है. जब कोई एक इंडिविजुअल पर्सन किसी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट को मेंटेन करता है या किसी यूनिट की रिक्वायरमेंट को डिमांड में लाता है, जैसे मान लीजिए कि मिस्टर राम है, वो क्या कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को एक पेन खरीद रहे हैं, तो वो उनका जो पेन खरीदना है एक पेन खरीदना वो उनका इंडिविजुअल डिमांड हो जाता है. लेकिन मिस्टर राम की तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टोटल मिलके 100 पेन्स को परचेस करने का काम करते हैं, ये हमारा मार्केट डिमांड हो जाता है. तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं हमारे एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं. थोड़ा सा ये डिमांड का शेड्यूल क्या होता है कैसे होता है इसको जरा देखा जाए. इसमें कहता है बाय एडिंग द कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एट अ वेरियस लेवल ऑफ इनकम वी कैन गेट द एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल. नॉर्मली यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि बाई एडिंग द कंजप्शन एक्सपेंडिचर. कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब जो चीज़ हम खर्च करने वाले होते हैं जिनके जो हम अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं. एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो खर्चे जो किसी पॉइंट ऑफ व्यू को जैसे यहाँ पे एक्सपेंडिचर का मतलब जिसके मतलब कुछ ऐसे खर्चे जिसके बदले में कुछ मिलता हो. तो यहाँ कंजप्शन में क्या है कि हमको यूटिलाइज करने के लिए कुछ प्रोडक्ट मिल जाते हैं. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि हम पैसे लगाते हैं कुछ अर्निंग करने का काम करते हैं. तो ये दोनों एक्सपेंडिचर क्या करते हैं एट अ वेरियस लेवल ऑफ इनकम क्या करते हैं अलग अलग लेवल ऑफ इनकम को मेंटेन करने का काम करते हैं. वी कैन गेट एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल. अगर देखें हम एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली कहता है एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली कहता है कि दिस एक्सपेंडिचर डिपेंड ऑन द इनकम लेवल. यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होता है वो किसी भी इंडिविजुअल के इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड करता है. यानी कि अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से या अपनी रिक्वायरमेंट हर छोटी या बड़ी विश को पूरा कर सकते हैं. तो हम इनकम लेवल हमारा अगर अच्छा है तो हम अपने एक्सपेंडिचर को या फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकते हैं. फिर भी कहता है एज अ इनकम इंक्रीजेज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज. कहता है कि इनकम जब बढ़ता है तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी क्या होता है हमारा बढ़ता है. लेकिन ये भी कहता है कि बट नॉट इन दैट प्रोपोर्शन इन विच द इनकम रेज. लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं होता है जिस प्रोपोर्शन में क्या होता है इनकम हमारा रेज करता है. यानी जैसे हमारी इनकम बढ़ती है उसी तरीके से हम उसको खर्चे में कन्वर्ट नहीं करते, कुछ चेंजेस होते हैं. कहता द इंक्रीजेस इन द एग्रीगेट कंजप्शन ड्यू टू इंक्रीज इन द इनकम इज रेफर्ड एज अ प्रोपेंसिटी टू द कंज्यूम. तो नॉर्मली अगर देखें तो कहता है कि इंक्रीज इन द एग्रीगेट कंजप्शन ड्यू टू द इंक्रीज इन द एग्रीगेट इनकम. तो कह रहा है इंक्रीज जो होता है एग्रीगेट कंजप्शन में और जो भी इंक्रीज होता है हमारा इनकम में यानी पैसे बढ़ने से जो कंजप्शन में एग्रीगेट हमारा इनकम कंजप्शन में जो हमारी बढ़ोतरी होती है इंक्रीजिंग जो होती है कहता है इज रेफर टू प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. वो क्या कहता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को रेफर करता है. यानी कि हम कितना किसी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए बैठे हुए हैं या कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उस चीज़ को रेफर करता है. हेंस द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रिलेशन बिटवीन द इनकम लेवल एंड कंजप्शन लेवल. तो प्रोपेंसिटी की अगर कंजप्शन की अगर बात करें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की अगर बात करते हैं तो वो क्या करता है दो चीज़ों के बीच में यानी इनकम लेवल और कंजप्शन लेवल के बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन करने का काम करता है. हम क्या कमा रहे हैं और कितना खर्च करना चाहते हैं इन दोनों का रिलेशनशिप जो होता है वो क्या होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को रिप्रेजेंट करता है. एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की अगर बात करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी में अडॉप्ट इन द टू फॉर्म्स. कहता है कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी की होती है वो दो फॉर्म में अडॉप्ट की जाती है. पहला
ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जिसमें कहता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट एज इट इज नॉट रिलेटेड विद टू इनकम। ये इनडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट होता है जो कि इनकम से रिलेट नहीं करता है। और इसके साथ साथ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट मेड विद द प्रॉफिट मोटिव इज कॉल्ड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट मोटिव होता है वो क्या होता है हमारा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है, विच इज रिलेटेड विद द इनकम, जो क्या होता है इनकम से रिलेटेड होता है। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसे हम जगह खर्च करते हैं जहाँ से हमको रिटर्न्स के रूप में कुछ मिलता नहीं, यानी कि हमको बेनिफिट नहीं मिलते। लेकिन दूसरी चीज़ आती है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में, यानी कि हम ऐसे एक्सपेंसेस की बात करते हैं जहाँ पे हमारा मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करता होता है, यानी कि हम पैसे लगाते हैं इसलिए ताकि हमको कुछ पैदा हो सके। फिर क्या कहता है, इन द मेकिंग एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल इट इज एज्यूम दैट द इकोनॉमी हैज़ ओनली द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो हम जब डिमांड शेड्यूल को बनाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमी कैसी है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करती है, यानी कि वहाँ से जिसका इनकम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति नहीं कमाता है, लेकिन कंजप्शन हर व्यक्ति करता है। अगर देखें तो घर में जितने मेंबर हैं सभी लोग अर्निंग नहीं करते, लेकिन कंजप्शंस की बात करें तो सबकी अपनी ज़रूरतें होती है, सबकी अपनी डिमांड होती है, और वो सारे कंजप्शंस को मेंटेन करने का काम किया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखें तो हर जगह जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किस तरीके का होता है, मोस्ट ऑफ टाइम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, जो इनकम लेवल से डिपेंड नहीं करता या उसके ऊपर निर्भर नहीं रहता। इट्स मीन दैट द चेंज इन द इनकम ब्रिंग्स नो इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर इस तरीके से देखें तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि जो चेंज ऑफ इनकम है, यानी इनकम में अगर कहीं कोई बदलाव आते हैं तो ब्रिंग्स नो इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या दस द एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल इज मेड बाय द एडिंग द कंजप्शन शेड्यूल्स एंड द इन्वेस्टमेंट शेड्यूल। तो इस तरीके से देखें एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, जो हमारा कंजप्शन शेड्यूल होता है और इन्वेस्टमेंट शेड्यूल होता है, दोनों को मिला के बनता है, यानी कि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट शेड्यूल इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पे कुछ हमारा दिया हुआ है, हमारे पास इनकम है, इनकम को हमने वाई से रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे 0 है, 20 है, 40 है, 60 है। यहाँ कंजप्शन सी से हमारा क्या होता है 40, 50, 60, 70 है, और इन्वेस्टमेंट 40, 40, यानी कि मोस्ट ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट होता है और कंजप्शन हमारा चेंज होता रहता है, और साथ ही साथ हमारा इनकम ऑफ लेवल भी बदलता रहता है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, यानी कि अगर देखें एवरेज डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, यानी कंजप्शन इनटू प्लस इन्वेस्टमेंट। तो अगर देखें तो 40 + 40 इज इक्वल टू 80, 50 40 90, 60 40 10 100 और 70 40 110 हो जाती है। तो इस तरीके से देखें तो ये हमारा कंजप्शन सिचुएशंस रिप्रेजेंट करता है। फिर से एक बार समझ लीजिए मैंने कहा क्या और इसमें है क्या। एग्रीगेट डिमांड की जब बात की इसने पहला कॉन्सेप्ट लाया ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की बात करें, जब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि ये ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो इनकम लेवल पे ठीक है डिपेंड नहीं करता, यानी कि कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज होती हैं जो आपके पास पैसे हो या आपके पास कम इनकम हो तब भी आप उसको करते रहते हैं, यानी कि इनकम लेवल में इंक्रीज होता है तो भी और डिक्रीज होता है तो भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरा हमारा आता है, हमने देखा इसमें इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। जब इसकी बात करते हैं तो नॉर्मली कहता है इन्वेस्टमेंट विद द प्रॉफिट मोटिव, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जिसमें हम क्या करते हैं प्रॉफिट को बेस बना के काम करते हैं, वो हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है, और जिसका रिलेशनशिप क्या होता है इनकम का। कैसे? अगर हमारे पास इनकम लेवल बढ़ता है तो हम कंजप्शंस को बढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि दिल्ली में तो हमें पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन खर्चे उसी तरीके से होते हैं। तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस चार्जेस जो हमारे होते हैं वो इनकम के थोड़े बहुत बढ़ने से भी क्या करते हैं, वो थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं, और एटलीस्ट क्या होता है उसमें हमारा प्रॉब्लम होता है कि हम अपनी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेवल ऑफ सिचुएशन को बदल नहीं पाते। तो एटलीस्ट अगर कंपनी की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, ये तो हमने इसकी बात कर ली। कंपनी की बात करें, कंपनी देखती है जब लोगों के पास पैसे आ रहे हैं तो उनको उन ज़रूरतों के बारे में बताया जाए जो कंपलसरी नहीं है, बट कहीं ना कहीं उनको थोड़ी बहुत उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो उस चीज़ को वो जनरेट करने का काम करती है। तो इस तरीके से देखें तो इसमें एक चीज़ और निकल के आई कि हमारा जो एग्रीगेट डिमांड होता है AD इज इक्वल टू C प्लस आई, यानी कि
कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। अगर हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो हमारा एग्रीगेट डिमांड हमें मिल जाता है। आगे देखते हैं, आगे उसी का है 80 इज इक्वल 40 प्लस, क्योंकि ये हमारा क्या है, इनकम लेवल बढ़ रहा है तो कंजप्शन लेवल ही बढ़ रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट ही है। तो इस तरीके से ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। अगर हम इनको अगर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यह कह रहा है द अबव टेबल शो दैट इवन एट अ जीरो लेवल ऑफ अ इनकम कंजप्शन डिमांड इज नॉट जीरो। सही बात है कि अगर हमारे पास क्या है, इनकम भी जीरो है, जैसे इसके पहले हमने देखा कि हमारे पास क्या था कि जीरो था तो भी कंजप्शन हमारी होती थी। इनकम मतलब मैंने भी आपको एग्जांपल दिया ना कि हमारे पास कोई इनकम नहीं है, हमारे घर में बहुत सारे ऐसे लोग जो कमाते नहीं है, बस खाने का काम करते हैं, तो उनका जीरो लेवल इनकम क्या है, जीरो लेवल है, लेकिन उनकी जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरी की जा रही है, कंजप्शन लेवल तब भी बढ़ता है। यानी याद रखिएगा कि अगर इनकम यानी y इज इक्वल टू जीरो तब भी कंजप्शन लेवल कुछ ना कुछ रहेगा। कंजप्शन लेवल जीरो, कंजप्शन इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो, कंजप्शन कभी जीरो नहीं हो सकता। तो यहां पे आगे ये भी कहता है क्या कि but the maintain at the level of a zero because the person has been consumed to the essential for his survival at a zero level of a income such the consumption of essential is the made either with the past savings or by the borrowing from others। तो नॉर्मली क्या करता है कि इंडिविजुअल अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो क्या करता है, फिर भी जो उसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, जो सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने का काम करता है। अब वो चाहे अपनी पुरानी सेविंग से जो उसने पहले बचा के रखा हो उससे करता हो या फिर किसी से बोरो करके करता हो। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये चीज़ें कैसे मेंटेन करती हैं। हमारे पास ये मान लीजिए इनकम लेवल है, तो इनकम लेवल ये गया है 200 तक, ट्वेंटी 40 60 80 100 110 120 सॉरी 120 140 160 180 एंड 200। और उसी तरीके से कंजप्शन लेवल देखें, इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड की अगर बात करें तो 20 40 इस तरीके से 200। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस पे और ये हो गया एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड की हम बात करेंगे और कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। तो नॉर्मली जैसा कि डेटा आपको दिया गया था उसमें क्या होता है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो मोस्ट ऑफ एक टाइम ऐसा होता है कि पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक है, यानी कि 40 40 40 पूरी तरीके से। जैसे भी मैं थोड़ा सा बैक करूँ इसको स्लाइड को, तो ये हमारा देखिए इन्वेस्टमेंट है जो 40 40 40 कांस्टेंट है। और एक सिचुएशन ऐसी भी है कि हमारा इनकम क्या है, जीरो है, लेकिन उस वक्त कंजप्शन हमारा 80 आता है। इनकम हमारा जीरो है, कंजप्शन 40 है और इन्वेस्टमेंट हमारा 40 है, तो टोटल एग्रीगेट डिमांड हमारी 80 किया जाती है। लेकिन अगर देखें तो कंजप्शन हमारा 40 और इनकम हमारा 40, और ये इनकम लेवल है। जब इनकम 20 पे होता है तो कंजप्शन हमारा 50 पे होता है, और इनकम जो होता है, इन्वेस्टमेंट जो होता है 40 रहता है। वहीं इनकम जब 40 होता है तो कंजप्शन 60 हो जाता है, और इसी तरीके से 70 80 आगे बढ़ता चला जाता है। और हमारा जो इस तरीके से देखें, हमारा इनकम लेवल बढ़ रहा है तो कंजप्शन लेवल भी बढ़ रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारा मोस्ट ऑफ टाइम कांस्टेंट रहता है, ये 180 तक पहुंच जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखें तो हम इन दोनों के बीच में क्या है, ये हमारा कंजप्शन है और ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। इन दोनों का टोटल जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है,
एग्रीगेट डिमांड। जब एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे तो हमने देखा कि जब हमारा जीरो इनकम था तो भी कंजप्शन हमारा 80 था, तो उसी हिसाब से हम देखें तो ये भी एक डायग्रामेटिक पोजीशन इसके पैरेलल जाता है, ये एडी हमारा है एग्रीगेट डिमांड, जो कि क्या होता है सी प्लस आई यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लस कंजप्शन के इक्वल में होता है। आई होप सो कि ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड और द कंपोनेंट्स और डिटरमाइनिंग द फैक्टर्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड, यानी कि हम एग्रीगेट डिमांड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो होता है दो तरह की इकॉनमी होती है, जिसमें हमसे पहले भी बात कर रही है क्लोज्ड इकॉनमी। इन क्लोज्ड इकोनॉमी यानी कि ऐसी इकोनॉमी जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारा ना आता हो, तो कहते हैं इन क्लोज्ड इकोनॉमी वेयर द फॉरेन ट्रेड एलिमेंट्स इज एब्सेंट, यानी कि जहां पे फॉरेन ट्रेड न होता हो, कहता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। ये एक फार्मूला है, इसको हमेशा दिमाग में रखेंगे और इससे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है, अब दूसरी सिचुएशन आती है क्या, ये क्या है, हमारे पास केवल हमारे अपने यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी में, यानी कि जो हमारा अपना इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा अपना कंजप्शन है, वही हमारे एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यही जब इकोनॉमी क्या होती है, ओपन होती है, जब ओपन इकोनॉमी होती है तो यहां पे से कहा गया कि जहां पे ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी इंटरनेशनल लेवल पे हम ट्रेडिंग नहीं करते, तो यहां पे क्या होती है, इंटरनेशनल मार्केट भी यानी कि एफडीआई हमारे पास होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आता है। तो इस सिचुएशन में हमारा एडी जो होता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है डिफरेंसेस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट को एक्स से और इंपोर्ट को एम से, कई जगहों पे अलग अलग फॉर्मेशन में दिखाया जाता है, को हम इस पे दिखाते हैं, और ये हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एग्रीगेट डिमांड को। या फिर हम इसको क्या करते हैं, एडी इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस जी, यानी कि गवर्नमेंट कंजप्शन जो होती है, गवर्नमेंट जो हमारी कंज्यूम करती है, और प्लस इसके साथ हम लेते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि नेट एक्सपोर्ट की अगर बात करें, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी कि नेट एक्सपोर्ट, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स माइनस एम इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट माइनस इन्वेस्टमेंट, यानी कि एग्जैक्टली हमने कितना वहाँ से कमाया उसकी हम बात करें, तो वो टोटल अमाउंट क्या करता है, हमारे एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे डिटरमाइनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड की जब बात करते हैं तो ये एग्रीगेट डिमांड को कैसे डिटरमाइन किया है, तो इसमें जो एग्जांपल दिया गया है, जो आपको ये फार्मूला दिया गया है, उसका कुछ डिटेल दिया गया है। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो हम अपने घरों में खर्चे करने का काम करते हैं, जो अपने घरों में कंज्यूम करने का चीज़ काम करते हैं, वो भी क्या होता है, हमारे एग्रीगेट डिमांड का सब पार्ट होता है। कैसे, जिससे हम क्या करते हैं भाई, कंजप्शन का सेंस क्या होता है, दैट थिंग्स विच वी यूटिलाइज, वो चीज़ें जिसको हम यूटिलाइज करने का काम करते हैं। तो हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंडिविजुअली हम तो बहुत लिमिटेड यूनिट्स यूटिलाइज करते हैं, लेकिन पूरी फैमिली मिलकर बहुत बड़ी यूनिट्स को यूटिलाइज करने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं वो यूटिलाइजेशन, फिर गवर्नमेंट भी कुछ यूटिलाइज करने का काम करती है, गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज़ के थ्रू, अलग अलग स्कीम के थ्रू लोगों तक चीज़ों को पहुंचाने का काम करती है, उस प्रोडक्टिविटी को पहुंचाने का काम करती है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम करती है, तो उसका भी अपना यूटिलाइजेशन होता है। और कुछ क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, जो क्या होता है जिस पे कुछ खर्चे हमारे होते हैं, तो वहाँ पे भी कंजप्शन होता है। जैसे इन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं, कोई मटेरियल हमने ले लिया तो उस पर हम लगातार उसको, मशीन खरीद लिया, मशीन पे इन्वेस्टमेंट कर लिया, लेकिन उस पर भी हमारे कुछ ना कुछ कंजप्शंस बनी रहती हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। और नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी कि हमारे एग्जैक्टली हमने क्या कमाया है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के माध्यम उन दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस होता है, ये चारों मिलकर क्या करते हैं, एग्रीगेट डिटरमाइनिंग द एग्रीगेट डिमांड को डिटरमाइन करने का काम करते हैं। हम बात करते हैं हाउस होल्ड की सिचुएशन का क्या होता है, हाउस होल्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहां अगर बात करते हैं हम, कहता है कि हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर मेनली डिपेंड्स ऑन द इनकम, यानी कि जो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो फैक्टर ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जिस भी सोर्सेज से हम इनकम कमा रहे हैं उसी के ऊपर हमारा पूरा का पूरा कंजप्शन डिपेंड करता है।
एक छोटा सा एग्जांपल, रिच पर्सन का कंजप्शन क्या होता है, हाई होता है, और स्टैंडर्ड लेवल उसकी जो होती है थोड़ी डिफरेंट होती है। एक पुअर पर्सन का जो कंजप्शन लेवल होता है वो लो होता है। क्यों लो होता है कि दोनों की सिचुएशन में जो वाई है, वाई यानी कि इनकम जो उनका है वो पूरी तरीके से उस डिफरेंसेस को मेंटेन करने का काम करता है जो कि उनके कंजप्शन लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यहां भी करता है। और द कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। कंजप्शन क्या है? कंजप्शन एक फंक्शन ऑफ इनकम है, जिसमें कहता है द रिलेशन बिटवीन द कंजप्शन एंड इनकम इज कॉल्ड द कंजप्शन फैक्शन। यानी कि कंजप्शन और इनकम के बीच में जो रिलेशन वर्क करता है उसे हम क्या कहते हैं? कंजप्शन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं गवर्नमेंट फंक्शन की। अगर बात करें गवर्नमेंट कंजप्शन फंक्शन, तो जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम करती है। तो गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट ऑन द पब्लिक वर्क्स, गवर्नमेंट क्या करती है, जो खर्चे करती है वो पब्लिक वर्क्स पे करती है। ठीक है, पावर पे करती है, वाटर सप्लाई, रोड, हॉस्पिटल, इन तमाम तरह की चीज़ों को बनाने का काम करती है। तो उसके लिए भी कुछ खर्चे की जरूरत होती है, गवर्नमेंट वो भी खर्चा करती है। तो वो भी क्या होता है, उसकी भी जो डिमांड होती है हमारी अपनी कंपनी पूरी करने का काम करती है, तो वो उसके डिमांड को रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था, कैपिटल मेड, एक्सपेंडिचर मेड ऑन द कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा इज ट्रीटेड एज अ इन्वेस्टमेंट। जो कैपिटल गुड्स पे हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने का काम करते हैं, वो हमारा क्या होता है, मतलब कैपिटल गुड्स को जो खरीद के हम उसको यूटिलाइज करने का काम करते हैं, वो हमारा मोस्ट ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्या दस द इंक्रीज इन द कैपिटल गुड्स इज नोन एज अ इन्वेस्टमेंट। और जैसे जैसे हमारा कैपिटल गुड्स इंक्रीज करता है, यानी कि हम एक के बाद दूसरी मशीन खरीद रहे हैं, दूसरी बाद तीसरी मशीन खरीद रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारा कैपिटल गुड्स इंक्रीज कर रहा है उसी तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, और वो भी क्या होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट ही जनाता है। नेट एक्सपोर्ट का सेंस क्या है, हमने फॉरेन से क्या गुड्स एंड सर्विसेज लिया, क्या यूटिलाइज किया, हमने फॉरेन को गुड्स एंड सर्विसेज क्या दिया, कितने का। जैसे मान लिया हमने क्या किया, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो हमने किया क्या, मान लीजिए हमने इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट किया 1 लाख रुपीस का और इंपोर्ट किया 80 लाख रुपीस का, सॉरी 80,000 का। तो हमारा जो टोटल डिफरेंसेस आ रहा है 20,000, तो ये हमारा नेट एक्सपोर्ट है। एग्जैक्टली हमने जितने 80,000 का बेचा और 100 का बेचा और 80,000 का इंपोर्ट किया, तो हमने एग्जैक्टली जो बेनिफिट कमाया, जो डिमांड हमारे पास बनी रही, वो कितने की रही, 20,000 की रह गई है। So dear students, in this video, that's all. If you have any type of the doubt or the query, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.